तो चंद्रयान 3 की बात करते हैं और ये अगर सफल हो जाता है तो निश्चित तौर पर भारत की एक बड़ी उड़ान कहा जाएगा। दरअसल भारत में चंद्रयान 3 मिशन का इंतजार आज खत्म होने वाला है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आज चंद्रयान 3 को लॉन्च करेगा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सेंटर से दोपहर 2:35 पर इसकी लॉन्चिंग होगी। इसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 615 करोड़ की लागत से तैयार हुआ चंद्रयान 3 करीब 40 दिन की यात्रा के बाद 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडिंग करेगा। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं जो इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें हैं श्रीहरिकोटा से, जहां पर आप तक ये तस्वीरें एपीएन इस वक्त पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि अगर चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग सफल रहती है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन चंद्रमा पर अपने स्पेसक्राफ्ट उतार चुके हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट बन जाएगा। चंद्रमा पर उतरने वाले पिछले सभी स्पेसक्राफ्ट भूमध्य रेखीय क्षेत्र में चंद्र भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में कुछ डिग्री अक्षांश पर उतरे हैं। चंद्रयान 3 की लैंडिंग की जिम्मेदारी रॉकेट वुमन नाम से मशहूर महिला वैज्ञानिक ऋतु कारिधाल श्रीवास्तव को सौंपी गई है। लखनऊ की रहने वाली ऋतु कारिधाल चंद्रयान 3 की मिशन डायरेक्टर के रूप में अपनी भूमिका निभा रही हैं। चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए देश भर में दुआएं मांगी जा रही हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, जहां तक भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बात है तो 14 जुलाई 2023 हमेशा सुनहरे अक्षरों में अंकित रहेगा। आज चंद्रयान 3 हमारा तीसरा मिशन चंद्र है। अपनी यात्रा पर यह निकलेगा। ये उल्लेखनीय मिशन हमारे राष्ट्र की आशाओं और सपनों को आगे बढ़ाएगा। भारत के चंद्रयान 3 पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग बेहद मुश्किल मानी जाती है, बेहद मुश्किल काम है। ऐसे में सवाल यह है कि भारत साउथ पोल पर ही मिशन क्यों भेज रहा है। दरअसल चंद्रमा के पोलर रीजन दूसरे रीजन से काफी अलग माने जाते हैं। यहां कई हिस्से ऐसे हैं जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती और तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक चला जाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहां बर्फ के फॉर्म में अभी भी पानी मौजूद हो सकता है। यह एक संभावना जताई जा रही है। भारत के 2008 के चंद्रयान 1 मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का संकेत दिया था। भारत ने पहली बार 2008 में चंद्रयान 1 की सफल लॉन्चिंग की थी। इसके बाद 2019 में चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग में भारत को लैंडिंग में असफलता रही थी। चंद्रयान 2 मिशन को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। करीब 2 महीने बाद 7 सितंबर 2019 को चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने की कोशिश कर रहा विक्रम लैंडर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसके साथ ही चंद्रयान का 47 दिन का जो सफर था वो खत्म हो गया था। इसके बाद से ही भारत चंद्रयान 3 मिशन की तैयारी कर रहा था। चंद्रयान मिशन के तहत इसरो चांद की स्टडी करना चाहता है। अब भारत चंद्रयान 3 लॉन्च करके इतिहास रचने की कोशिश में है। इसकी लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से होगी। चंद्रयान 3 के 3 हिस्से प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर तैयार किए गए। इन्हें टेक्निकल भाषा में मॉड्यूल भी कहा जाता है। चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारा जाएगा। इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए इसमें कई अतिरिक्त सेंसर्स भी लगाए गए हैं। इसकी गति को मापने के लिए इसमें एक लेजर डॉपलर वेलोसिमीटर सिस्टम लगाया गया है। इस मिशन के जरिए भारत दुनिया को बताना चाहता है कि उसके पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को वहां चलाने की काबिलियत है, मादा है। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ेगा, जो कमर्शियल बिजनेस बढ़ाने में मदद करेगा। भारत अपने हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल LVM-3M4 से चंद्रयान को लॉन्च करेगा। इस व्हीकल की काबिलियत भारत पहले ही दुनिया को दिखा चुका है। इसको फैट बॉय के तौर पर भी इसका नाम बाद में बदला गया और अब इसको कई बार फैट बॉय भी कहा जाता है। ये वो इतिहास हमने बताने की कोशिश की जो अब तक भारत रच चुका है और इतिहास के पन्नों में एक बार फिर सुनहरे अक्षरों में ये अंकित हो जाएगा कि भारत का मिशन ये जैसे ही अपनी सफलता की ओर या सफलता के कदम चूमेगा। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे जहन में और दुनिया के लोगों के और देश के जहन में गूंज रही होंगी कि आखिर इस मिशन का उद्देश्य है क्या। अगर इसमें सफलता हासिल होती है तो फिर भारत किस कगार पर खड़ा होगा, क्या हमको फायदे होंगे, इन सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। 2 खास मेहमान इस दौर में हमारे साथ जुड़े रहेंगे और दोनों ही काफी पैठ रखते हैं इन सारे तकनीकी चीजों में।
एक वैज्ञानिक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, एक स्पेस एंथुजियास्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। दोनों से हम आपको रूबरू करा देते हैं। डॉक्टर सुशील कुमार रोहिल्ला पूर्व वैज्ञानिक हैं, मुख्य वैज्ञानिक वाडिया इंस्टीट्यूट में आपने अपनी सेवा दी हैं। दूसरे ग्रुप कैप्टन रजत श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं, स्पेस एंथुजियास्ट के तौर पर इनको देखा जाता है। उनसे हम इस पूरी चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हमारे लिए कितना, भारत के लिहाज से ये मिशन कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। फिलहाल तस्वीरों के जरिए हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इतिहास के पन्नों में भारत के कितने ऐसे कदम दर्ज हैं जिसमें अंतरिक्ष तक पहुंचने में भारत ने सफलता हासिल की है। भारत के लिए ये एक नया मिशन है। हालांकि इससे पहले चंद्रयान 2 का मिशन जरूर सफल नहीं हो पाया था पूरी तरह से, लैंडिंग में प्रॉब्लम आने की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। लेकिन एक और प्रयास किया गया और उम्मीद की जा रही है कि ये जो प्रयास है इसके लिए काफ़ी तैयारियां की गई हैं। जो कमियां पिछली रह गई थी उन सब पर विशेष तौर पर अमल लाया गया, उस पर चर्चा हुई, उन तकनीकी रूप से उसको सफल बनाने की कोशिश की गई है। अब देखना यह है कि इस मिशन की जो उम्मीदें हैं कितनी पूरी हो पाती हैं, और सबकी निगाहें इस मिशन पर टिकी हैं। हर एक व्यक्ति, पूरे देश के नागरिक जो है इस पर टकटकी लगाए देख रहे हैं कि आखिर इस मिशन के सफल होने के बाद भारत जो अपना नाम है इतिहास के पन्नों में उन 4 देशों में शामिल कर लेगा जिन्होंने अब तक चांद तक अपना जो मिशन है पहुंचाया है। तो 2 अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको यह भी बता रहे हैं कि अलग अलग तस्वीरों में भारत की एक जो छवि यहाँ पर देखने को मिल रही है श्रीहरिकोटा से है, जहाँ पर कुछ ही समय बाद जो है लॉन्च हो जाएगा ये रॉकेट, और उसके बाद चंद्रयान 3 का ये मिशन शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ एक बड़ा सम्मान फ्रांस में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर मिला है। तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है वो निश्चित तौर पर किसी से छिपी नहीं है। चाहे दुनिया की बड़ी महाशक्तियां हो, अमेरिका हो, रूस हो, चाइना हो, कोई भी हो, उसको भारत की जरूरत पड़ रही है। आज इस दौर में भारत की जो विदेश नीतियां हैं उस पर अगर निगाह दौड़ाएं तो भारत की विदेश नीति हमेशा अपनी उस नीति पर तटस्थ रहा है भारत। और आज फ्रांस जैसा जो साथी उसे एक और मिला है, जिस तरह से रूस के लिए हम कहते हैं कि रूस एक भारत का बहुत सच्चा दोस्त है, कभी धोखा ना देने वाला, हमेशा बुरे वक्त में खड़े रहने वाला है। एक और दोस्ती की जो पींग है जो आगे बढ़ रही है, एक और दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा है, वो है फ्रांस की तरफ से। और ऐसा माना जा रहा है कि 1998 से लेकर जैसे जैसे ये दोस्ती परवान चढ़ी, आज उस मुकाम पर आ पहुंची है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो यहां पर जो बेस्टिल डे परेड आयोजित की जा रही है, उस बेस्टिल डे परेड में तमाम गेस्ट बुलाए जाते हैं। लेकिन पहली बार फ्रांस के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि बेस्टिल डे परेड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकमात्र मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर मौजूद होंगे। और यही खूबसूरती है, और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत के कद का, और इसी कद की वजह से पाकिस्तान हो, चीन हो, जो भारत के विरोधी देश हैं, भारत पर कुटिल निगाहें रखने वाले देश हैं, उनके जहन में ये जरूर पनप रहा है कि भारत की जो बढ़ती ताकत है उनके लिए चिंता का विषय हो सकती है। और इस मिशन के साथ, ये मिशन जैसे ही सफल होगा, निश्चित तौर पर भारत इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लेगा और उन 4 देशों में शामिल हो जाएगा जिन 4 देशों ने अब तक चंद्रमा पर अपने मिशन को पूरा किया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों के जरिए बताया जा रहा है कि कितनी तैयारियां होती हैं किसी मिशन पर जाने से पहले, कितना वक्त लगता है एक रॉकेट को तैयार करने के लिए। तमाम तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है और इस तकनीक के जरिए जब पूरी तरह से ये रॉकेट तैयार होता है तब जाकर इसको चेक किया जाता है, पूरा एक पैनल बैठता है, उसके बाद बात की जाती है। इसमें एक नाम विशेष तौर पर जो सामने आता है उस नाम की भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कई नाम ऐसे हैं जो इतिहास के पन्नों में जो है जिनके नाम लिख जाएंगे। उनमें से एक नाम है जिन्हें रॉकेट वुमन के तौर पर जाना जाने लगा है, ऋतु कारिधाल का जो नाम है वो सामने आया है। चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्चिंग में हालांकि कुछ ही समय बचा है, इस मिशन की सफलता के साथ ही भारत अंतरिक्ष जगत में दुनिया के टॉप 4 देशों में शामिल हो जाएगा। भारत से पहले अमेरिका, चीन और रूस ये बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सके हैं, और भारत ऐसा चौथा देश बन जाएगा जो इस मिशन में अगर कामयाब होता है तो अपना नाम दर्ज कराने में। और इस बीच आपको बता दें कि चंद्रयान 3 मिशन का जो नेतृत्व कर रही हैं ऋतु कारिधाल श्रीवास्तव, उनकी भी जमकर चर्चा हो रही है, खूब चारों तरफ चर्चा है। और बताया जा रहा है कि बचपन से ही स्पेस साइंस में उनकी दिलचस्पी रही थी। स्कूल लाइफ में नासा और इसरो के अभियानों से वो जुड़ी रहीं और खबरें हमेशा उनको
बड़ा शौक था इन खबरों को इकट्ठा करने का, जो नासा से जुड़ी जितनी भी खबरें हैं, और ये उनके सबसे ज्यादा पसंदीदा कामों में से भी एक माना जाता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी से 1996 में इन्होंने फिजिक्स में एमएससी की थी, और एमएससी करने वाली ऋतु कायदाल इससे पहले भी इसरो के कई अहम अभियानों का हिस्सा रह चुकी हैं। ऋतु ने कई अभियानों के डायरेक्टर के तौर पर भी भूमिका अदा की है। खास बात यह है कि ऋतु कायदाल की पूरी पढ़ाई भारत में हुई थी। लखनऊ से एमएससी करने के बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में एमटेक की डिग्री हासिल की थी। तो ये एक तस्वीर जो हमने दिखाने की कोशिश की कि क्या तैयारियां हैं, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। दोनों खास मेहमान डॉक्टर सुशील कुमार रोहिल्ला, पूर्व वैज्ञानिक के तौर पर, उनके अनुभव को हम अपने दर्शकों से साझा करेंगे। आप मुख्य वैज्ञानिक वाडिया इंस्टीट्यूट में अपनी सेवाएं देते रहे हैं। और ग्रुप कैप्टन रजत श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, स्पेस एंथुजियास्ट के तौर पर इनको जाना जाता है। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। डॉक्टर सुशील जी, आपसे हम समझना चाहेंगे इस महत्व को कि इस मिशन से कितनी उम्मीदें हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो लैंडर है वो बेसिकली यदि 100% सक्सेसफुल होगा आज जी, और जो रोवर्स होगा वो जो मूव करेगा और वो जो इन्फॉर्मेशन देगा हमें, क्योंकि हमें इंस्टीट्यूट इन्फॉर्मेशन की बहुत जरूरत है वहाँ पर। हम वहाँ चाहते हैं कि कॉलोनियाँ बसे वहाँ पर, जैसे अमेरिका और जो चाइना, सबका प्लान हो रहा है कि वहाँ पर वाटर की पोजीशन पता चले, वहाँ जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, केमिकल और जो हमारे नेचुरल जो एलिमेंट्स हैं और वाटर, और उनका पता चले, उनके भंडार का पता चले, उनके पोटेंशियल का पता चले, कितने तत्व हैं वहाँ पर। क्योंकि वहाँ पर कोई जीपीएस तो है नहीं, तो सारा कंट्रोल जो होगा वो इसी के जो एलिमेंट्स हैं, जो वहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि वहाँ सारा कंट्रोल रॉकेट्स के द्वारा होता है। तो वही जो इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी वो वास्तव में वहाँ पर हमारा फ्यूचर जो हम देख रहे हैं कि वहाँ पर कॉलोनियाँ बसाएंगे जी, और हमारी जो संचार व्यवस्था है उनसे और एग्रीकल्चर को बहुत बेनिफिट होगा। अभी तक जो हमने सुशील जी मिशन तय किए हैं, उसमें आज हम जिस स्थान पर खड़े हैं, इस मिशन के कंप्लीट होने के बाद, पूरा होने के बाद हम कहाँ खड़े होंगे और उसके फायदे हमें क्या क्या मिलेंगे? देखिए, हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि हम 4th पोजीशन पर आ जाएंगे। पूरे दुनिया में हमारा देश जो है अमेरिका और रूस और चाइना के बाद में जुड़ जाएगा। और इससे सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, जो वहाँ पर हम लोग नेचुरल वहाँ का सिस्टम देख रहे हैं वो थोड़ा सा हमारी अर्थ से डिफरेंट है, तो उसका इंस्टीट्यूट अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे वहाँ पर, जैसे हमारे यहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, तो वहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स नहीं होती। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो नासा ने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं उनमें जो पिछले सेवरल थाउजेंड्स ऑफ मिलियन ईयर्स में उसका अभी तक लगभग 50 मीटर सुकड़ गया है। वो सुकड़ने से क्या होता है कि जो कि टेक्टोनिक प्लेट्स तो है नहीं वहाँ पर, तो ब्रेकिंग्स होती है रॉक्स में, तो इंस्टीट्यूट अर्थक्यूब्स बहुत आते हैं वहाँ पर जी। और जो अर्थ में अर्थक्यूब्स आते हैं, जो अर्थ के अर्थक्यूब्स होते हैं हमारे, उनका जो ड्यूरेशन होता है एनर्जी का स्प्रेड होने का, वो मिनटों में होता है, जबकि वहाँ पर वो लगभग 30 मिनट से ज्यादा होता है। तो यदि हम ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो ये सारी इंस्टीट्यूट स्टडी हमें मिल जाएगी इससे, तो हमें बहुत बेनिफिट होगा। वहाँ पर कॉलोनाइज या ह्यूमन मानव को वहाँ पर स्थापित करने में बहुत हेल्पफुल होगी वहाँ घर बनाने में। हम तो इसके साथ ही ढेरों शुभकामनाएं भी देते हैं कि ये यान वहाँ पर सफलतापूर्वक उतरे। ग्रुप कैप्टन रजत श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्पेस एंथुसियास्ट के तौर पर इनको जाना जाता है। कैप्टन साहब, बहुत बहुत नमस्कार आपको भी, और जानना चाहेंगे कि आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? चलिए, मतलब जो आप लोग इस समय दिखा रहे हैं, जो फ्रांस में हमारा शो चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर गए हुए हैं, और दूसरी तरफ ये श्री हरिकोट से पिक्चर है, तो ये गर्व देता है ना मुझे, पूरे इंडियंस को, पूरे भारतवासी को। तो यही मेरी प्रतिक्रिया है पहली, कि प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए। सीइंग दीज 2 पिक्चर जो दिखा रहे हैं आप अभी अपने चैनल से, कि यही हमें स्टैंडिंग देता है बाहर दूसरी कंट्रीज को। तभी वो समझते हैं कि यस, कि इनके पास ज्ञान भी है, ताकत भी है, क्योंकि इन दोनों चीजों का बहुत जरूरत रहती है अगर जो भी हमें देख रहा है। तो ये मेरी प्रतिक्रिया पहली वाली है एज अ स्पेस के जिज्ञासु के तौर पे, कि अब हम पहुंचने वाले हैं, और मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस बार चंद्रयान 3 पूरा सक्सेसफुल होगा, प्रॉपर लैंडिंग होगी, और हमें और भी गर्व महसूस होगा इन दैट केस। बिल्कुल, और ये दो तस्वीरें कहीं ना कहीं, ये दो
मैडम जो हेड है वहाँ पे मिस्टर श्रीवास्तव जी एक और गर्व की बात है कि एम्पावरमेंट वाला है कि यस हमारे यहाँ की वुमेन भी वो सब करके दिखा सकती हैं जी चैनलाइज करके, ना कि खाली मेल का ही डोमेन है ऑल दीज स्टडीज। जी बिल्कुल। और ये दो तस्वीरें इस बात की तस्दीक करते हैं कि गौरव के ये क्षण है, एक तरफ भारत का सम्मान, भारत को एक और नया दोस्त जो मिल रहा है फ्रांस के रूप में, और वहां पर भारत की जो बटालियन है वो निश्चित तौर पर जब कदम ताल करती नजर आएगी तो फ्रांस की जमीन भी है वो उनके कदम ताल से हिलना शुरू होगी। और वहां पर राफेल की भी ये कहा जा रहा है कि राफेल भी मौजूद रहेंगे। तो भारत किस तरह से दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए हुए, ये एक बहुत बेहतरीन तस्वीरें हैं और इससे सुखद अनुभूति क्या हो सकती है। कैप्टन साहब एक बात और समझना चाहेंगे, क्योंकि जब इस तरह के मिशन तैयार होते हैं तो पिछली जो हमारी गलतियां रही हैं या कमियां रही हैं, गलतियां भी नाकाम, कमियां जो हमारी रही हैं उसको हम दूर करने की कोशिश करते हैं। कितना डिफर होगा ये चंद्रयान 2 से चंद्रयान 3? देखिए कोई भी अगर प्रोजेक्ट कोई भी लेता है, चाहे अपने जिस भी लेवल में काम कर रहा हो, तो हर प्रोजेक्ट से हर मिशन से हम सीखते हैं। अगर गलतियां फेलियर हुई हैं वो कभी डिमोरलाइज नहीं करती, वो और जोश बढ़ती है। जो गिरते हैं वही उठ के दहाड़ते भी हैं और लोग सुनते हैं, वही एक पावर शो भी रहता है इन दैट केस। तो चंद्रयान 2 में बहुत लर्निंग मिली होंगी सभी को, जितने भी साइंटिस्ट उसमें इन्वॉल्व थे, टेक्नीशियन जितने इन्वॉल्व थे। तो ऑब्वियसली लोग सुधारते हैं और उसको इम्प्रोवाइज करते हैं, तो लर्निंग एक कर्व होता है जिसके बाद सक्सेस अपने आप आती है। तो अब इस पीरियड में जो गैप था चंद्रयान 2 और 3 में, तो बहुत बढ़िया किया होगा हमारे पूरे इंडियन टीम इसरो वालों ने, और उनका जो भी सपोर्टिंग स्टाफ रहा हो टीम वर्क का, और पूरा कॉन्फिडेंस है, मेरा तो पूरा कॉन्फिडेंस है 100% ये सक्सेसफुल होगा ही। बिल्कुल। वो जो भी माइनर मिस्टेक रही हो वो इम्प्रोवाइज हो ही जाती है सिस्टम पे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और पूरे देश को भरोसा है और पूरा देश जो है टकटकी लगाए देख रहा है कि हमारे जो भारतीय वैज्ञानिक हैं जो दिन रात जद्दोजहद करते हैं और उसके बाद जिस तरह से नाम रोशन किया है, निश्चित तौर पर हम सबके लिए ये प्राउड मूवमेंट होगा। सुशील जी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि लूनर साउथ पोल बोलते हैं ये चांद का जो हिस्सा है इसको, अब तक जो बाकी देशों के क्या प्रयास रहे हैं इस पर, और अगर नहीं हुए प्रयास तो फिर भारत ने इसको क्यों चुना? नहीं देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है उस पर नजर बनाए रखना जी। तो ये एक्चुअली में इसलिए चुना है कि इस पर ठीक से हम कंप्यूटर से एआई के माध्यम से इस पर पूरी तरह से नजर बनाए रखेंगे जी। और जो हमारा पिछली गलतियां हुई, जैसे पिछले क्या हो रहा था कि लैंडिंग में जो होता था प्रॉब्लम, जो लैंडिंग में प्रॉब्लम हुआ है पीछे, तो उसमें क्या होता था कि वो जो हमारा लैंडर है वो तेजी से नीचे आ गया। ठीक है। अभी इस बार इसमें क्या मॉडिफिकेशन किया है कि जैसे 5 रॉकेट से पहले अब 4 को रखा है, जो कॉर्नर्स में रॉकेट है चारों तरफ, बीच वाले को हटा दिया है ताकि वो झूले की तरह से, जैसे झूले में झूलते हुए इस तरह से नीचे आए। और कोई यदि हाई यदि कोई एक लैग पर कोई हाई हिल या कोई ऐसी चीज भी आ जाती है तो उससे डिस्टर्ब नहीं होगा, वो फिर दोबारा से चेंज कर अपनी पोजीशन लेगा करेक्ट। नहीं तो क्या डिफरेंस क्या हो जाता अगर आप बीच का एक इंजन हटा देंगे तो उससे जो उसकी पावर उतरने की है वो तो कम होगी ना। उससे कंट्रोल करना है वहाँ पर, क्योंकि वायुमंडल नहीं है वहाँ पर, तो कोई और कंट्रोल माध्यम नहीं हो सकता, केवल रॉकेट्स होते हैं। तो इस बार रॉकेट्स को इस तरह से सेट किया है ताकि वो ठीक से झूले की तरह से, जैसे झूले में झूलते हैं इस तरह से नीचे आए। कैप्टन साहब, क्या एक अगर चुनौतियों की बात की जाए तो हमारे सामने इस इलाके की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं, जो हम खासतौर पर अंतरिक्ष में जब रॉकेट भेजते हैं और जब हमें उतारना होता है, क्या क्या बड़ी चुनौतियां रहती हैं हमारे सामने? रजत जी, ग्रुप कैप्टन रजत जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हाँ बिल्कुल पहुंच रही है जी। मैं ये समझना चाहूंगा कि जब इस तरह के हम लोग प्रयोग करते हैं, जब किसी रॉकेट को, बड़ी चुनौतियां हमारे सामने क्या रहती हैं? इसको वैज्ञानिक सर ज्यादा बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं, पर करेक्शन मतलब जो इन्होंने बताया कि करेक्शन किए हैं सिस्टम में, मेन रहता है कि लैंडिंग टाइम जो ऑर्बिट देते हैं, जो पाथ देते हैं, वो बड़ा करेक्ट होना चाहिए। तो वही एक चुनौती होती है कि अर्थ से ऑर्बिट में जाके लैंडिंग का जो पाथ होता है, दैट हैज टू बी परफेक्ट। उसमें छोटी सी भी एरर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ऑब्वियसली कंट्रोल सेंटर से वो ठीक भी हो सकती हैं, पर चैलेंजिंग तो वही रहेगा कि यस की पाथ का परफेक्शन इज मस्ट फॉर दी लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग जो आपकी होने वाली है उसके लिए। जी सुशील जी, आप चूंकि आप इसको बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। हेलो
जी, मुझे लग रहा है आप इसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएंगे कि हमारे लिए अगर चांद पर उतरने की रॉकेट को उतारने के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या रहती है? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती जो होती है उसकी बेसिकली डायरेक्शन प्रॉपर मेंटेन करना, जी, वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। प्रॉपर एंगल पर वो प्रॉपर एंगल पर रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे मैंने बताया अभी आपको जी, कि उसे वहां पर जाकर, क्योंकि वायुमंडल नहीं है तो और कोई माध्यम नहीं है। वो जीपीएस, जैसे अर्थ पर हम कोई भी चीज कंट्रोल, हमारी डायरेक्शन का पता होता है हमें, वहां पता नहीं होता है हमें कुछ भी, हम कहाँ पर है। वो सारा हमें सेंसर से पता चलता है। तो सारे सेंसर प्रॉपरली काम करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि हम पानी की तलाश में भी वहां पर जा रहे हैं, बर्फ का कुछ हिस्सा हो बिल्कुल, सकता है। exactly। तो ऐसा क्या संभावना है वहां पर, और किस तरह की संभावनाएं जताई जाती है, खासकर जब वहां पर हवा ही नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, वहां पर जो बेसिकली लैंड करेगा और उससे जो रोवर्स बाहर निकल कर आएगा, वो रोवर्स बेसिकली वहां की जो मिट्टी है उसका स्टडी करेगा पूरा। और उस मिट्टी की स्टडी से वह क्या केमिकल और जो हमारे नेचुरल एलिमेंट्स हैं उनकी स्टडी करेगा। और फिर वो हमें बताएगा कि कहाँ कहाँ पर पॉसिबिलिटी है, और वो मूव करेगा वहां पर चंद्रमा की सतह पर। तो वहां की जो और तस्वीरें, सैंपल कलेक्ट करेगा डिफरेंट प्लेसेस पर। इस पूरे प्रोसेस में कितना वक्त लगता है जब वो वहां से तस्वीरें भेजता है? ये बेसिकली डिपेंड करता है हम कितना यहाँ से, चूंकि कंट्रोल तो हम एआई से यहाँ कंप्यूटर से कर रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है कि हम कितने सक्सेसफुल स्टेप बाय स्टेप होते जाते हैं। तो उसी के बेस पर भी वो वहां से जितना जल्दी वो अर्ली प्रोसेस हो जाता है, तो बेसिकली जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं उसे वो एग्जैक्टली बताएंगे कि जैसे ही सारा सिस्टम परफेक्ट हो जाता है तो तस्वीरें भेजना शुरू करेगा। जी, रजत जी, आपसे थोड़ा ये समझना चाहेंगे, एक टीम जब वर्क करती है तो वो उस टीम के लिए कहा जाता है कि सबके विचार और सबका फोकस एक जगह रहता है। तो इसमें आपसी सामंजस्य कैसे बिठाया जाता है, क्योंकि सारे समीकरण तय होते हैं, सारे फार्मूले तय होते हैं, एक लंबी तैयारियां होती हैं? देखिए, मतलब टीम इज इम्पोर्टेंट आज के पर्सपेक्टिव एनवायरनमेंट में। कहीं भी तो टीम इज अ इम्पोर्टेंट वर्क, वो बताना चाह रहा हूँ। तो यह जो टीम का लीडर होता है, जैसे इसमें ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्शन में, इसरो के डायरेक्शन में, तो अब मेन वर्किंग अगर जो मिसेस श्रीवास्तव कर रही हैं तो शी इज रिस्पॉन्सिबल। तो वो टीम को मैनेज करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऑब्वियसली एज अ हेड काम बांटा जाता है, सबको अपनी अपनी ड्यूटीज दी जाती हैं, टाइम फ्रेम दिया जाता है जिसको हम लोग स्प्रिंट भी बोलते हैं, कि किस स्प्रिंट में किसको काम कंप्लीट करना है, कि आगे वाले का काम इनकम्प्लीट ना हो या डिले करके स्टार्ट ना हो। मोटिवेशन हाई रखना होता है लोगों को। लोगों की प्रॉब्लम्स तो आएंगी, अगर इतने सालों में कार्य कर रहे हैं और किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है तो उसको भी एड्रेस करना है कि वो जाए अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करे और वापस टीम में आए। टीम में आपस में सामंजस्य होना चाहिए कि आपस में कोहेसिवनेस क्रिएट हो, कि एक दूसरे की हेल्प करें, इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करके प्रॉब्लम रेक्टिफाई करें। तो ये टीम लीडर या उनके नीचे वाले जो उनसे बिलो वाले टीम लीडर्स होते हैं, हम लोग वही काम करते हैं, चाहे ये फौज में हो, चाहे इसरो वाले की टीम्स का हो, या कहीं भी हो, इंक्लूडिंग आपके चैनल में भी। हर जना टीम वही पूरा बेस रहता है कि शुड बी कोहेसिव और एक यूनिटी के साथ काम करें, एक डायरेक्शन, एक टारगेट को अचीव करने के लिए। तो प्रॉब्ली इसरो ने इस चीज में अच्छा काम करती आई है और इस बार भी किया है, और सक्सेस आएगी चंद्रयान 3 की, जिसमें कि ऑब्वियसली वी हैव टू वेट, पर फुल कॉन्फिडेंस है अब की यस ही लैंड करेगा जो टारगेट पे रखा है। बिल्कुल, हम आपके साथ बने रहेंगे, लेकिन एक छोटे सा ब्रेक का यहाँ पर वक्त है। ब्रेक के बाद जो दो तस्वीरें हमने दिखाई, गौरव की अनुभूति कराने वाले ये पल हैं जिसको हर कोई संजो कर रखना चाहेगा, और इस मिशन की सफलता की हर कोई कामना कर रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, चल लौटे।